हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर चुके हैं एक नई शुरुआत के साथ नए बैच में, और एक ही वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली को ख़त्म कर रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 को लाए हैं। इसकी जो बेसिक जानकारी है पहले उसको जान लेते हैं, फिर प्रश्नावली पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको इस पूरी प्रश्नावली में जानना होगा गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड आप बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। लासा मासा के बारे में ये भी बहुत पहले से आपने सीख रखा है, और पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा, गुणते मासा, ये भी आपने बहुत पहले से सीख रखा है। एक बार क्विक रिवीजन, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होते हैं गुणनखंड। तो कोई भी संख्या आप बड़ी सी एक संख्या ले लेते हैं, जैसा कि हमने ले लिया 100, ठीक। अब इसको ऐसे टुकड़ों में बांटा जा सकता है जिसका गुणा करने पर वापस 100 मिल जाए। जैसे कि 50 गुणते 2, 50 दूनिया 100, या फिर 25 गुणते 4, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये है इसका गुणनखंड, ठीक है। ये क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। दो हिस्सों में बट गए हैं जिनका गुणा करने पे वापस वही गिनती मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आगे बात। तो गुणनखंड आपको समझ में आएगा। गुणनखंड, खंड माने भाग, टुकड़ा, गुणन माने गुणा करके किसी भी संख्या को गुणा, मतलब ऐसे दो भागों में बांट देना जिसको गुणा करने पे वापस वही गिनती मिल जाए। 2 या 3 भागों में, कितने भी भागों में आप बांट सकते हैं। अच्छा, इसी का एक जो आपने सीखा है वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड आपने सीखा है, गुणनखंड। अब ये क्या बोला है भाई? गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क बस इतना सा है कि गुणनखंड जब हमको कभी जब अपने गुणनखंड बहुपद का करना सीखा होगा, तब आपने किसी भी गिनती को 2 भागों में बांटना सीखा होगा। वो जब आएगा, बहुपद जब आएगा, तब हम देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि गुणनखंड का मतलब 2 हिस्सों या 3 हिस्सों में बांटना जिसका गुणा करने पर वापस वही गिनती मिल जाए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ये जो गुणनखंड हमको टुकड़े मिले हैं वो अभाज्य संख्या हो। बस इतना छोटा सा फर्क है कि ये जो टुकड़े हमको मिले हैं वो अभाज्य संख्या हो। 50 क्या अभाज्य है? 50 अभाज्य नहीं है। 2 अभाज्य है, हाँ 2 अभाज्य है, लेकिन 50 अभाज्य नहीं है। तो 50 को भी टुकड़ों में बांट देना, तो ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होते हैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से, ये वाली विधि जो आप हमेशा से लगाते आए हैं। 2 से काटेंगे 50 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। 2 से हमने भाग किया है, और 2 से 25 अब नहीं कटेगा, तो 5 से काट देंगे। 5 से काट रहा है, 5 5 25 हो रहा है, 5 से काट देंगे 1 हो जाएगा। खत्म हो गई बात। अब ये 100 बराबर क्या आपको प्राप्त हो जा रहा है? 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5, यानी 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 प्राप्त हो जा रहा है। ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये कहलाएगा। अब थोड़े से बड़े हो गए हो आप, तो थोड़ा सा बेहतरीन चीज सीख लो कि 2 गुणते 2, जो 2 गिनती जो मिल रही है वो 2 बार मिल रही है, इसकी 2 की घाते 2 लगा दो। गुणते जो 5 2 बार मिल रहा है तो 5 की घाते 2 लगा दो। ये बेहतरीन काम हो जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड आपने समझ लिया, अभाज्य गुणनखंड समझ लिया। अभाज्य गुणनखंड निकालने की एक विधि है, ठीक है। ये कौन सी विधि कहा जाता है आई डोंट नो, पर ये एक विधि है। इसको आप बहुत बार कर चुके हैं, और इसके बाद इस गुणनखंड करने के बाद ये लिखना भी आपको आ गया। ये जो घात के रूप में बदलना बहुत बार आप बदल चुके हैं, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे कभी आपने किया नहीं था। अब करना सीख लीजिए, आपने कर लिया। ये हो गया गुणनखंड। इसी गुणनखंड को एक और विधि से निकाला जाता है जिसको कहा जाता है वृक्ष विधि। वृक्ष विधि, ट्री मेथड। अब उसको नाम नहीं लिखने वाले हैं, बस आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। जैसे हमारे पास 100 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है तो 2 भागों में। आपने कहा कि 50 दूनिया 100 होता है, जैसे हमने यहीं पे बांट दिया। तो 50 एक जो 2 मिला है वो अभाज्य संख्या है, 50 क्या है? भाज्य है। तो हमने एक जगह हमने एक डिब्बे में लिख दिया 2, एक डिब्बे में लिख दिया 50। किसी भी डिब्बे में आप लिख सकते हैं। 50 को हमने देखा कि अभी इसके और खंड हो सकते हैं और टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 50 तो होता है, 25 दुनिया 50 होता है, 25 दुनिया 50 होता है। तो एक जगह हमने रख दिया 2, एक जगह रख दिया 25, ठीक है। ये 25 हो गया। और 25 को देखा तो 25 का भी अभी टुकड़ा हो सकता है, वो 5 5 25 होता है, तो ये 5 और ये 5। अब इस 5 का टुकड़ा नहीं हो सकता, इस 5 का नहीं हो सकता। तो ये एक वृक्ष विधि है। ये गुणनखंड हो चुका है। 100 बराबर जो मिलेगा, देखिए 100 बराबर आपको क्या लिखना होगा? वो गिनती लिखनी होगी जिसके आगे वृक्ष, आगे शाखा नहीं निकली। जैसे 2 की नहीं निकली है,
इस 2 की नहीं निकले, इस 5 की नहीं निकले, इस 5 की नहीं निकली है, या कि 50 और 25 के निकले, तो इनको नहीं लिखा जाता है जब भी हम गुणनखंड इस रूप में लिखते हैं। तो 100 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 5 लिखेंगे। अच्छा, क्या इस विधि से ये वृक्ष बन सकता है? एक बार ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास 100 है, ठीक है, हमने एक जगह रख दिया 25 और एक जगह रख दिया 4। क्या ऐसा करना सही होगा? बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 25 मिला है वो 5 गुणते 5 होता है ना, ये 5 गुणते 5 होता है, और दूसरा ये क्या हो गया भैया 2 गुणते 2 होता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 2 5 5 मिल गया, गुणनखंड ये भी हो चुका है, ठीक है। ऐसा वृक्ष विधि आप लगा सकते हैं, इस विधि से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा समाप्त होता है। आपने समझ लिया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। 2 प्रकार की विधियां हैं, दोनों विधियों को आप अपना सकते हैं। कोई भी विधि लगाइए, उत्तर वही आपका आएगा, एकदम सही आएगा, ठीक है। आगे बात को बढ़ाएंगे, अब लासा मासा पे आएंगे, ठीक है। लासा मासा कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो दोस्तों चलिए लासा मासा को समझ लेते हैं। लासा मतलब क्या होता है? एलसीएम, ठीक है, LCM कहते हैं आप, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तो कहा जाता है। और HCF का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होती दोनों का मतलब मिल गया अच्छे पे। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी वो छोटी से छोटी गिनती जो इन दी गई संख्याओं से कट जाए, ठीक है। जैसे कि 15 और 20 का लासा निकालना है, तो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, ऐसे छोटी से छोटी आपको गिनती निकालनी होती है, यही होता है लासा, ठीक है। मासा, मासा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम समापवर्तक यानी कि वह बड़ी से बड़ी गिनती जो दी गई संख्याओं को काट सके, जो दी गई संख्याओं को काट सके। दोनों का मतलब यही समझते हैं। ये देखो लासा मतलब जब हम लासा निकालते हैं तो हमने इसको 2 से काटा, ये 15 नहीं कटा, ये 10 कट गया, 2 से काटा 15 नहीं काटा, ये कट गया, फिर 3 से काटा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और 5 से काट दिया तो ये खत्म हो गई कहानी। और हमारा जो लासा मिल गया है वो इतना मिला, इनका गुणनफल के बराबर। तो गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और 10, 6 धामा 60। जो 60 हमको प्राप्त हुआ है वो हमारा लासा है। और लासा क्या होता है? ऐसी गिनती होती है जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। वो छोटी से छोटी संख्या जो 15 और 20 दोनों से कट जाए वही लासा कहलाती है। समझ में आ गया? जो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, यानी जो संख्याएं दी गई है उनसे जो छोटी से छोटी गिनती कट सकती है वही होती है लासा। अच्छा, लासा निकालने का एक और तरीका होता है। देखिए 15 का पहाड़ा लिखिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। अब इतना छोड़ देते हैं, बस आगे भी जा सकता है, ठीक है। आगे जितना मन कहे उतना लेते जा सकते हैं। 20 का पहाड़ा लिखते हैं, तो 20 कम 20, 20 दुनैया 40, 20 तिहाई 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। अब देखिए लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। इन दोनों संख्या पहाड़ मतलब संख्याओं के पहाड़ा में, यानी कि ठीक है, पहाड़ा में वह छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन हो रही है। 15, 20, 33 मिलाएंगे, अब देखेंगे 60 कॉमन हो रहा है। 60 दोनों के पहाड़ा में आ रहा है, दोनों से कट सकता है, और छोटी से छोटी गिनती यही है। इससे छोटी और कोई गिनती नहीं है जो इन दोनों से कट जाए या फिर दोनों के पहाड़ा में कॉमन हो। लेकिन अब बड़ी वाली गिनती की बात करेंगे तो 120 भी मिल रहा है, इसके बाद भी गिनतियाँ मिलती जाएंगी जो कॉमन होंगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जो छोटी से छोटी गिनती होती है वही इनका लासा होती है, दोनों के पहाड़ा में जो आती है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। ठीक है, लासा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लघुत्तम समापवर्तक आपने निकालना सीख लिया होगा। अभी एक और तरीका बताना है, ठीक है, वो जब प्रश्नावली चल रही होगी तब बता देंगे। बस नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यही लासा निकालने का तरीका है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से निकालने का जो तरीका है वो बता रहे हैं। ओके, तो मासा आप देख लेते हैं। मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट सके, जो दी गई संख्याओं को काट सके, यानी कि 20 को भी और 15 को भी, और से कौन सा संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काट सकती है। तो ये दोनों गिनतियां जो होती हैं वो 5 से कट रही हैं।
5 से, 5 3 15, 5 चौक 20, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसके बाद आप किसी से नहीं कटेंगे, बस 5 ही है जो इन दोनों को काट सकती है। तो मासा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। के बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके वही उनका मासा कहलाती है। मासा हमको इन 15 और 20 का कितना मिल गया? 5 मिल गया है। अब ये जान लेते हैं ये क्या है, एक सूत्र होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और गुणते और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 15 और 20 का गुणनफल 15 गुणते 20, ये गुणनफल कितना हो गया? 15 दूनी 30, 30 और एक जीरो लगा दिया, 300 मिल गया। गुणनफल कितना हो गया? 30। उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का लासा कितना मिला था? 60 मिला था। कितना मिला था? 60 मिला था। और मासा कितना मिला है? अभी आपने निकाला 5, कितना मिल गया? 5। गुणा कराते हैं, 5 6 30 और एक जीरो लग जाएगा, 300। यानी लासा और मासा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये केवल दो संख्याओं के लिए काम करता है। दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो 3 संख्या हो जाएगी, 3 संख्याओं का लासा 3 संख्याओं का मासा, तो उसमें ये काम नहीं कर पाएगा। ये केवल दो संख्याओं के लिए काम करता है। तो इसके आधार पर अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई हो, लासा दिया हो, मासा निकालना हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। मासा दिया हो, लासा निकालना हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक संख्या दी गई हो, लासा मासा दिया गया हो, दूसरी संख्या निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग आपने बहुत बार किया होगा। एक बार फिर से यहाँ पे इस प्रश्नावली में ये आया है और आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए, आपको जो बेसिक जानकारियाँ देनी थी वो हमने लगभग दे दी हैं। अब हमें प्रश्नावली शुरू करनी है और प्रश्नावली में प्रश्नों को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। अब इन प्रश्नों की बारी, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को के रूप में लिखें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो 140 है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। बड़े आराम से 140 लिखिए और ये गिनती 2 से कटती है। ठीक है, इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कटती है, तो 2 से कट रही है। 2 7 14, 2 0 0। ठीक है, फिर 2 से कट रही है, 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 35 दूनी है 70 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। तो अब ये किससे कटेगी? 5 7 35, 5 से कट रही है। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 7 से काट देंगे, 7 1 7, ये कट के खत्म हो चुकी है। 140 बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ है? 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे 2 गुणते 2 जो है 2 की घाते 2 बना दीजिए तो बेहतरीन काम हो जाएगा। और 5 और 7 तो मिल ही नहीं रहे तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, बहुत आराम से आप इसका वो भी विधि अपना सकते हैं, वृक्ष वाली विधि भी। अगर इसका कहें तो हम वृक्ष विधि से कर रहे हैं। चलो वृक्ष विधि से इसको करते हैं। 156 लिख लिया हमने, 2 से करता है 156, तो हमने एक तरफ रख लिया 2, 2 से हमने इसको भाग किया तो क्या मिला हमको वो देखते हैं। तो 2 7 14 होता है तो 7 बार जा रहा है, 1 बचा है और ये 6 16 हो जाएगा, 2 8 16, 78 दूनी 156 हो गया। अब ये फिर से 2 से कटेगा तो ये हमने 2 से काटा और ये कितना मिला हमको वो देखना है। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 बचेगा 1, 2 9 18, 39 मिल गया। ठीक है, 39 दूनी 78, ये हो गया। आगे ये अब 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटने वाली गिनती है क्योंकि संख्याओं का योगफल 12 हो रहा है। 9 9 3 12, 12 3 से कटता है तो ये गिनती भी 3 से कटेगी। 13 3 69 होता है तो 3 1 3 1 9 3 3 3 1 9 और 13 3 69 होता है। 13 3 39 होता है, सॉरी 69 नहीं, और 13 3 39 होता है। यहाँ पे अब 13 मिल गया। 13 और किसी से नहीं कटता है, 13 किसी से कटता ही नहीं है, तो बस हो के बात खत्म। 156 बराबर क्या मिला? 156 बराबर क्या मिलेगा? 2 2 3 13, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, और इसको आप क्या लिखेंगे? 2 की घाते 2 लिखेंगे, गुणते 3 गुणते 13 लिखेंगे। ये हो गया, ये हो गया, काम खत्म। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन जो देखते हैं वो दिखाई दे रहा है 3 8 2 5। अब इसका कौन सा विधि अपनाए? इसी वाले विधि से बनाए, वृक्ष वाले से। चलो वृक्ष वाले से ही बना देते हैं। ये गिनती क्या 2 से कटेगी? इकाई के स्थान पे 5 है, 2 से नहीं कटेगी। क्या 3 से कटेगी? अंकों को जोड़ते हैं तो ये देख रहे हैं भैया, 3 2 5 5 5 10 10 8 18, 18 3 से कटता है तो ये गिनती 3 से कटेगी। ठीक है, तो ये हमने इसको काटना शुरू किया 3 से,
ये हमने 3 पकड़ा और ये दूसरा हिस्सा हमने लिखा 3 एकम नम 3, 3 दूनी 6 बचेगा, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 2 और 2 मिलकर के हो जाएगा 22, 3 सते 21, 3 सते 21 बचेगा 1 और 1 और 5 15 हो रहा है, 3 पचे 15 कट गया 3 से। अब ये क्या फिर 3 से कटेगा, जोड़ते हैं 1 1 2 3 3 7 3 और 7 10 10 5 15 15 3 से कटता है, तो ये गिनती भी 3 से कटेगी। अगेन ये हमने 3 से भाग किया इसको और ये कट रहा है, 3 चौके 12 4 बार जा रहा है, 7 गए, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 पचे 15, ये कट चुका है। फिर से ट्राई करेंगे क्या ये 3 से कटेगा, तो 4 5 9 9 2 11 11 3 से नहीं कटता, तो ये गिनती 3 से नहीं कटेगी। अब ये कटेगी किससे भैया, 5 इकाई के स्थान पर 5 दिखाई दे रहा है, 5 से कट जाएगी, तो 5 से हम काट देते हैं। किससे काट देते हैं, 5 से। 5 से 4 तो कटेगा नहीं, तो 40 लेंगे, 42 ले लेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 5 40 होता है, तो 8 बार जा रहा है, 5 अट्ठे 40, 2 बचा है, 2 और 5 मिलकर 25, 5 पचम 25, 85 मिल गया। फिर 5 से कटेगा और ये 5 से कट गया, 5 एकन्नम 5 बचेगा 3 और 5 सते 35, 17 पचे 85 होता है। अब 17 किसी से नहीं कटता है, 17 किसी से नहीं करता है, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब नीचे जगह तो कम लग रही है, हम ऊपर ही लिख देते हैं और डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे जगह बना के लिख लेते हैं, क्या फ्रेम में आ जाएगा, नहीं आएगा ना, यही तो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। 3 8 2 5 बराबर 3 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, तो 3 की घाते 2 लिखते हैं, गुणते हैं। 5 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, 5 की घाते 2 लिखते हैं। 17 एक ही मिला है, गुणते हम 17 लिख देते हैं। ये हो गया काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 505 नहीं 5005 है, सॉरी। अब इसको इस विधि से हम करने वाले हैं। 5005 को 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5 0 0 5 एकन्नम 5। अब ये किससे कटेगा, ये हमको सोचना है। क्या ये 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 9 99 और 99 के बाद एक बचेगा, 11 कम 11, 11 से कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा। 11 9 99 होता है, 11 से अगर हम भाग करते हैं इसको, ठीक है, 11 9 99, 100 में से 99 गया 1, 11 कम 11, ये हो गया। अब 91 मिल गया। अब ये गिनती है 13 7 91 होता है ना, 7 से कटता है 91, 91 7 से कटता है कि नहीं, 7 एकन्नम 7 बचेगा 2, 7 त्रिक 21 कट गया, 13 मिल गया, यानी ये 7 से कट रहा है, तो 13 से 91 होता है और 13 से फिर कट जाएगा 1, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, हमको 7 से पहले काटना चाहिए था, 11 से बाद में करना चाहिए था, लेकिन बात वो अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, वही मानक तरीका है कि सबसे छोटी गिनतियों से पहले काटो, बड़ी गिनती से बाद में काटो। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा काट दे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फैक्टराइजेशन करने के बाद जो फैक्टर मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड अपना लो, बशर्ते आप गलती ना करो। तो यहाँ पे 5005 बराबर जो मिलना चाहिए वो 5 गुणते 7, 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 मिल रहा है, ये हो गया बातें। अब ये आखिरी वाला, अच्छा इसको कहाँ लिखे थे कि जगह हमारे पास, हमने तो पहले वृक्ष बना के जगह को वहीं घेर लिया जबरदस्ती, क्या इसको जगह नहीं मिल रही है, ठीक है। 7 4 2 9 ट्राई करेंगे, इससे 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पे 9 दिखाई दे रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ट्राई करते हैं। 9 हो रहा है, 9 2 11 11 4 11 4 15 15 7 15 7 15 5 20 2 22, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से 6 से 7 से 7 एकम 7 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से 9 से 10 से 11 से 11 से कटेगा, 11 छक्के 66, 11 से कटने का नियम क्या होता है, ये जो अंक दिखाई दे रहा है इनका योगफल, 7 2 9 हो रहा है, 9 4 13 हो रहा है, 13 में से 9 घटाने पे कितना मिल रहा है, हमको 4 मिल रहा है। ये गिनती जो है, ये जो गिनती प्राप्त हुई ना तो 0 है ना तो 11 से कटने वाली गिनती है, तो 11 से तो कटने वाला नहीं है, ये 11 से नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, ठीक है, फिर किससे कटेगा, ये
ओके, तो ये अब कटने वाला है 17 से। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा खोजना पड़ा, तब जाके मिला। ये कटेगा 17 से। गिनतियों को हम बढ़ाते जाएंगे, देखिए बार बार बढ़ाते जाएंगे। हम 11 तक तो पहुंच गए थे, 11 के बाद 12 से काटने की जरूरत नहीं, 13 से काटना है। अभाज्य संख्याओं से ही काटना होता है, तो ट्राई करते हैं जिससे कट जाए वही हमारा, ठीक है, उससे कट जाएगा। 17 से कट जाएगा। 17 दूनी शतक पहाड़ पड़ते, 17 चौथे 17 क्यों, 17 चौके 68, 17 पचे 50, 17 चौके 68। या फिर भाग कर लेते हैं भाई, 17 से भाग कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर वैसे ही कर सकते हैं, 17 चौके 68 हो गया। कितना मिलेगा, हम से लेंगे 14, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6 बनेगा। ये कट जाएगा, 2 उतारेंगे। 17 चौका 68, 17 चौका 68 नहीं, 17 तरीक 51 हो जाएगा। कितना बचेगा, 11 और 9 उतार लेंगे। 17 पचास 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कट जाएगा। कितना मिल गया, 3 और 7 मिल गया, इतना कुछ मिल गया। अब किससे कटेगा, अब ये 19 से कटेगा। ठीक है, बाकियों से ट्राई कर लेंगे और फिर 19 से ट्राई करेंगे तो ये कट जाएगा। 19 से काटते हैं, 19 दूना 38, 19 तीन 57, 19 दूना 38 हो रहा। 19 दूना 38, 43 दिखाई दे रहा है। 38 हमने ले लिया, 38 दुई 40, 40 तीन 43, यानी कि 2 और 3 मिलकर के 5, 5 बचा है, 5 और 7 मिलकर 57 हो गया। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 तक गया, 23 बार हो गया, खत्म हो गए बाद। फिर ये 23 से कट गया, 23 से करना 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या, 23 और किसी से नहीं कटता है, 23 और किसी से नहीं कटता है। तो इस प्रकार इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है। 7 4 2 9 बराबर 17 गुणते 19 गुणते 23 प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका उत्तर। गुणनखंड आपको समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 2 हम देखते हैं। कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणते मासा है। पहला प्रश्न हम देखते हैं 26 और 91। तो इनका हमको लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करना चाहिए। हमारे पास है 26, ये 26 2 से काटता है, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 से फिर काट दिया, एक बात खत्म हो गई। ये 91 देखते हैं, 13 से 91 होता है। ठीक है, 91 7 से काटता है, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, फिर ये 13 से कट गया, बातें खत्म हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे 26 बराबर लिखते हैं 2 गुणते 13 और 91 बराबर लिखते हैं 7 गुणते 13। और अगर हमको लासा निकालना है और इसका एलसीएम पूरा डिपेंड करता है इसके पावर पर, यानी कि जो भी हमें फैक्टर करके मिला है उसकी पावर। ठीक है, एक छोटी सी बात बता दें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि यहाँ पे जो गुणनखंड मिले हैं उनकी यहाँ पे घात तो कुछ बन नहीं पाई, अगले सवाल में घात बन पाएगी, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि जब भी लासा लेना हो तो गुणनखंड का जो मैक्सिमम घात होती है वो लेना होता है, मासा लेना होता है, न्यूनतम घात जो होती है, मिनिमम पावर जो होती है वो लेना होता है। तो यहाँ पे अधिकतम घात सभी की मतलब 13 और 13 जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम एक एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कि इनका लासा, और इनका मल्टीप्लिकेशन करा देना है, गुणा करना है। 13 से 91, 91 दूनी ये कितना होता है, 91 में 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 हो जाएगी। ये होगा इसका लासा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, परफेक्ट। 13 से 91, 91 दूनी है 182, गुणा करके देख लीजिएगा। और मासा की बात कर लेते हैं। मासा कैसे मिलेगा, जो इनमें कॉमन हो रहा हो वही होता है इनका मासा। जो यहाँ पे मिल रहा है वो है 13, ये हो गया आपका मासा। अब आपको जो चेक करना है, मतलब अब जो चेक करना है वो है ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणते मासा। क्या ऐसा बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ये हमें चेक करना है। और चेक करने के लिए हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हम चेक करते हैं कैसे। तो अब सब कुछ ऐसे ही होने वाला है, अपन भी बैठ जाते हैं और ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर हमको क्या मिल रहा है, 26 और 91 गुणा 26 गुणते 91। अब 26 गुणते 91 कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आसान है। 26 लिखा, 91 लिखा और गुणा किया। गुणा करने का ये वाला तरीका अगर आपको पता है तो बेहतरीन काम है, अगर नहीं पता तो सीख लो भाई। देखो भाई, इधर से ये सीधी सीधी गिनती जो दिखा रहे हैं इनका गुणा, 1 छक्के 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का 1 के साथ, 6 का 3, 9 का 6 के साथ, 2 एकम 2 और 9 छक 54, 54 में जो इधर 2 मिला था उसको जोड़ देंगे, 54 2 56, 56 के 6 से लगे
5 हो गया। फिर ये जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है इसका मतलब इस सीधी का गुणा 9 दूनी 18, 18 और 5 जोड़ना, 18 2 20 3 23, तो कितना मिल गया 23, इतना मिल गया। और मल्टीप्लिकेशन इनको क्या मिल गया 2366, ये हो गया इनके संख्याओं का गुणनफल। अब क्या इनके लासा और मासा का गुणनफल भी यही सेम चीज आएगा, तो हम यहाँ पे लासा गुणते मासा लिखते हैं और गुणा कराते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। लासा हमारा कितना मिल गया था, ये मिल गया था 182, और मासा कितना मिल गया था, वो मिल गया था 13, 13 से गुणा कराएंगे, 13 दूनी 26 का 6 से लगे 2, और 13 अट्ठे, और यार 13 अट्ठे 13 का पहाड़ा भी तो नहीं आता, तो लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 106 का हाथ से लगे 10, और 13 कम 13, 13 10 23। ये दोनों चीज़ें बराबर दिखाई दे रही हैं, तो यानी कि हमारा लासा मासा भी सही है, और साथ में ये जो सूत्र दिया गया वो भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये जो चीज़ें थी वो हमने देख ली। फिलहाल आपको ये लाइन नहीं खींचनी है और आपको उतार लेना है कि अतः दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणते मासा। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, और दूसरे सवाल पे आने के बाद हम 510 का फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। 2 से काटते हैं, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पंचे 10, बचेगा 1 और 2 पंचे 10, 255 बराबर हो गया यहाँ पे 510, मतलब 255 का दुगुना 510 हो गया। अब ये गिनती किससे कटेगी, ये कट जाएगी 3 से कट जाएगी, 5 5 10 2 12, हाँ 3 से कट जाएगी। 3 से काटते हैं, 3 से कटे 3 8 24, 3 8 24 बचा 1, 3 पचे 15 होता है, ठीक है, हो गया 85, 17 पचे 85 होता है, यानी कि 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 7 35, और ये 17 से कट जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो 510 का मिला है, 510 मिला है वो 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17 हो रखा है। यहाँ पे ऐसा कोई गिनती नहीं मिल रही है जिसको हम घात के रूप में लिख सके। हो सकता है अगले सवाल में मिल जाए, सब्र रखो थोड़ा सा, करते हैं 2 से इसको काटना शुरू करते हैं। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से कट गया, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये 23 से कट जाएगा और ख़त्म हो जाएगी बात, क्योंकि 23 और किसी से नहीं करता है। तो हमें 92 बराबर क्या मिल गया है, 2 गुणते 2 गुणते 23 मिल गया है। हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, तो बेहतर काम हो जाएगा। 2 की घाते 2 गुणते 23 लिख सकते हैं। अब बात आई ना समझ में कि क्या हो रहा है भैया। अब यहाँ पे यार इतना बड़ा हो रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन, हम लासा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लासा में हमें करना ये होता है कि बड़ी घातें लेनी होती हैं। जैसे 2 की घातें यहाँ पे 1 है, 2 की घातें यहाँ पे 2 है, तो बड़ी घात क्या है, 2 की घातें 2, तो आपको 2 की घातें 2 लेनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 की घातें 1 है, यहाँ पे 3 है, ये नहीं है, तो 3 की घातें 0 है। ये बड़ी घात क्या है, 3 है, 3 की घातें 1 है, तो यानी हमको 3 ले लेना है। और गुणते ये जो 5 है, 5 की घातें 1 है, जाहिर सी बात हो रहेगा। गुणते जो 17 है वो भी हमको रखना ही है, क्योंकि उसका भी कुछ मतलब रखना ही है, और साथ में 23 भी रखना है। लासा निकालना है तो सभी को रखना ही रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और सभी का गुणा, हाँ तौबा तौबा क्या होगा यार, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करवाने वाले हैं। चलो भी ठीक है, मेहनत को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि जो 2 की घातें 2 है, यानी 2 बार 2 है, 1 2 से 5 से गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10 कर लेंगे, उसमें हमको 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17 और 23 का गुणा करा लेते हैं, तो 17 दूनी 34, 17 3 51 का 1 हाथ से लगे 5, और 17 दूनी 34, 34 34 35 36 37 38 39, ये हो गया 39। अभी 6 जो बाकी है उससे भी गुणा कराना बाकी है, तो 6 का नम 6, 6 9 54 के 4 हाथ से लगे 5, 6 3 18, 18 2 20 3 23, यानी कि क्या मिल गया, 2 3 4 6 और एक लड्डू तो मिला ही मिला है। तो इतना हो गया इनका लासा। ओ माय गॉड, मासा क्या होगा, वो मासा भी चेक करना है। तो इसमें जो न्यूनतम घात होती है वो लेनी होती है। 2 की घातें 1 है, 2 की घातें 2 है, इसमें छोटी घात क्या है, 1 है, तो 2 की घातें 1 यानी 2 लेना है। 3 की घातें
1 है और यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो उसको लेना ही नहीं है, यानी कि 3 की घाते 0, यानी वो उस गिनती को लेना ही नहीं है, या फिर 3 की घाते 0 लेना है जिसके बराबर 1 होता है, यानी कि फिर भी नहीं लेना है। ऐसे ही 5, 17 और 23 के साथ भी हो रहा है कि उनको नहीं लेना है। तो लासा हमको मिल गया, मासा हमको मिल गया, संख्याओं का गुणनफल और लासा गुणते मासा का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या निकालते हैं, जो कि हमको मिल जाएगा 510 गुणते 92 बराबर, अब 92 और 510 का गुणनफल कैसे याद करें? 0 पहले लगा देते हैं, इसका और उसका गुणा कराते हैं। 92 का नम 92 कर सकते हैं, जो कि 2 मिल जाएगा और हासिल लग जाएगा 9। अब 92 पंचे हमको नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे? ऐसा तो करने वाला है नहीं भाई, हम काटने वाले नहीं हैं, तो हम कर लेते हैं 51 गुणते 92। ओके, 2 एक नम 2 और 2 पंचे 10, 9 एक नम 9, 2 पंचे 10, 9 एक नम 9, 10 9 19 का 9 हासिल लगे 1 और 5 9 45, 9 पचे 45, 46 हो जाएगा, यानी 4 6 9 2 हो जाए और एक ही 0 जो हमने छोड़ रखा था वो हो गया। तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर मिल गया। और ये लासा गुणते मासा, लासा गुणते जो मासा है वो भी तो हमको निकालना है कि 2 3 4 6 0, ये तो हमको लासा मिला था, उसमें मासा बराबर 2 से गुणा कर देते हैं तो हमको 0 मिल जाएगा। 2 छंग 12, 2 यहाँ से लगेगा, 2 चौके 8 1 9 और 2 3 6, 2 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4 हो रहा है। ऊपर नीचे वाली गिनती बराबर आ गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे भी ये हिसाब बराबर हो रहा है, बेहिसाब बराबर हो रहा है, मतलब पूरा हिसाब बराबर हो रहा है। तीसरे सवाल में आ जाते हैं। 336 को फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, बचेगा कितना 1, 3 के साथ 13 हो रहा है, 2 छंग 12, बचेगा 1, 2 9 18, नहीं 2 8 16, 2 8 16 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, कर सकते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 2 नहीं 2 चौके 8, 2 2 4, 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा, 3 से 21, 7 से कट जाएगा 1, खत्म हो जाएगी बात, हो गया। 54 पे आ जाते हैं, 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 7 14, अब 3 से कटेगा, 3 9 27 होता है, 3 से कटेगा 3 3 9 होता है, 3 से कटेगा 1 हो जाएगा। यानी कि जो 336 बराबर मिलना था वो 2 की घाती कितनी, 1 2 3 4, 2 की घाते 4 मिल रही हैं, गुणते 3 मिल रहा है, गुणते 7 मिल रहा है। और इधर 54 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 मिल रहा है और गुणते 3 की घाते 3 मिल रहा है। और अगर हम लासा की बात करेंगे तो लासा में हमको अधिकतम घात लेनी होती है, बड़ी घात लेनी होती है। 2 की घाते 4, 2 की घाते 1, इसमें बड़ी घात कितनी है, 4 है, तो 2 की घाते 4 लेनी है। गुणते 2 की घात, यहाँ पे 3 की घाते 1 है, 3 की घाते 3 है, बड़ी घात कितनी है, 3 है, घाते 10 की 3 की घाते 3, बड़ी घात लेनी है। और जो 7 है, 7 की घात 1 है, यहाँ पे 7 की घात 0, मतलब नीचे वाले में 7 है, ये नहीं, तो हमें 7 लेना है, तो गुणते हमने 7 ले लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कितना मिल जाएगा, गुणा करना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमको यहाँ पे मिल गया 16, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, 27 मिल गया है। ओ सही से लिखा नहीं रहा है, गुणते 7 हो गया इनका। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा इनका, 16 और 27 का कैसे किया जाएगा, बहुत ही आराम से। 27 लिखा, 16 लिखा, 6 सते 42 को 2 यहाँ से लगे 4, 6 दुनैया 12 और 7 एक अन्ना 7, 12 7 19, 19 4 23 का 3 यहाँ से लगे 2 और 2 एक अन्नम 2, 2 2 4, तो हमको कितना मिल गया, 432 मिल गया है। अभी इसमें 7 से गुणा करना बाकी है, तो 7 दुनिया 14, 4 यहाँ से लगे 7 3 21, 22 को 2 यहाँ से लगे 2, 7 चौक 28 2 30, हमको लासा जो मिलना था 3024 प्राप्त हो चुका है, मिल चुका है। और मासा की बात कर लेते हैं। मासा में हमको क्या करना होता है, न्यूनतम घात लेनी होती है। 2 की घाते 4 है, 2 की घाते 1 है, तो न्यूनतम घात कितनी है, 1 है, तो हमको 2 की घाते 1 लेनी है। 3 की घाते 3 है, 3 की घाते 1 है, तो न्यूनतम घात कितनी है, 3 की घाते 1 है, तो उसको लेना है। तो 3 दुनिया क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। लासा और मासा दोनों ही प्राप्त हो चुके हैं। अब पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या हमको करनी है। पहली संख्या कितनी है, 336, गुणते दूसरी संख्या क्या है, 54। अब यहाँ पे इस संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है ऐसा तो मिलेगा नहीं, ठीक है, बाकायदा हमको गुणा करना पड़ेगा। 3 3 6 5 4, 4 छंग 4 से गुणा करें, 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगे 2 और 4 3 12 2 14 हाथ से लगे 1, 4 3 12 1 13,
और 5 छंग 30 का 0 हाथ से लगे 3, 5 तियां 15, 3 18 हाथ से लगे 1, 5 तियां 15 1 16, इतना मिल गया। यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, 8 3 11 हाथ से लगे 1, 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 1। हमको यहाँ पे पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर मिल गया 1 8 4 4 मतलब 1 4 4 18,144 मिल गया है। अब लासा गुणते मासा की बारी है, लासा गुणते मासा की बारी है, उसका कराते हैं। 3024 ये मासा मिला, लासा मिला था और मासा मिला था 6, 6 से गुणा कराएंगे, 6 चौक 24, 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, 4 हाथ से लगे 1, 6 करना 6 जीरो में 0, उसमें 1 आ जाएगा और 6 3 18, यानी कि ये देखेंगे गिनतियाँ बराबर हो रही है। तो इस प्रकार से हमारा लासा और मासा दोनों जो निकाला गया वो पूरे तरीके से सही है और ये जो नियम दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो कैसे करना है आपने देखा। तो दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हम देखते हैं 3 भाग दिए गए हैं टोटल, एक सवाल में 3 चीजें दी गई हैं, तो लासा मासा कैसे ज्ञात किया जा सकता है आइए देखते हैं। सबसे पहले बात तो अभाज्य गुणनखंड करने की बात कर रहा है, तो 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटता है, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काट और 3 से काट देंगे और 1 मिल जाएगा। 15 को काटेंगे गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 से काट देंगे 1, खत्म हो गई बात। 21 को काटेंगे 3 से काटेंगे 3 7 21 और 7 से काट देंगे 1, खत्म हो गई बात। पूरा तरीके से फैक्टराइजेशन जो करना चाहिए था, अभाज्य गुणनखंड जो करना चाहिए था कर दिया गया है। अब हमको लिख देना है 12 बराबर 2 की घाते 2 हो रहा है, 2 की घाते 2 गुणते यहाँ पे 3 और जो 15 बराबर मिल रहा है वो 3 गुणते 5 मिल रहा है और जो 21 बराबर मिल रहा है वो 3 गुणते 7 मिल रहा है। अब हमको लासा निकालना है, क्या निकालना है लासा, वो कितना होगा, ठीक है क्या कितना होगा वो। तो सभी में क्या है न्यूनतम घात मैक्सिमम अधिकतम घातें हमको लेनी है। लासा निकालने के लिए अधिकतम घातें, 2 की अधिकतम घात 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे, मतलब 2 की घात 2 दिखाई दे रहे और बाकी सब जगह कहीं नहीं है, तो 2 की घातें 2 जो अधिकतम होते हैं उसको हम रख लिए। 3 एक बार है उसको भी हमने एक बार लिख लिया और 5 एक बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है, 7 पे एक बार है, सभी को हमने एक साथ रख लिया। यही होता है लासा निकालने का सबसे आसान सा सरल सा तरीका, जहाँ पे आपको उसकी अधिकतम घातें ले लेनी होगी और मासा निकालने के लिए न्यूनतम घातें ले लेनी होती है, बहुत ही आसान से काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लिकेशन कराना है, बस यही हमारा काम है। अब यहाँ पे देखेंगे जो 2 की घातें 2 हमको प्राप्त हुई है, इसका मतलब क्या है इसमें 2 बार 2 है। एक बार वाला जो 2 है हम 5 से गुणा करा के 5 दूनी 10 कर लेते हैं, तो जिससे 0 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 बचेगा, एक के दूसरा वाला 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 सते 42, ये हो गया इस पूरा मल्टीप्लिकेशन, आंसर मिल चुका है। आप बाकी को मतलब दूसरे तरीके से भी गुणा करा के कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 5 सते 35, 35 तिहाई 35 तिहाई कितना होता है, उसके बाद उसमें 2 दूनी 4 से गुणा करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, इतना ही मिलेगा, ठीक है इतना ही मिलेगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दुनिया 30 दुनिया 60 और 60 में जब 7 से गुणा करेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ पे 2 दुनिया 4 हो जाए, 15 चौके 60, 60 और 7 का गुणा कर लेते हैं, 60 और 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42, एक 0 पीछे लग गया। ऐसे करके ये मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, बड़ी आसानी से हो सकता है। आगे आइए देखते हैं, हमको मासा निकालना है, जो हमको मासा निकालना है वो कितना है। तो यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन गिनती क्या है 3 3 3 सभी में दिखाई दे रही है, यही 3 की न्यूनतम घात जो होती है, बाकी वही हमारा मासा होती है। तो 3 हमारा क्या हो गया मासा हो गया। 5 और 7 और जो 2 दिखाई दे रहा है, 2 की अधिकतम घात 2 है, न्यूनतम घात यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0, मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा है। जो गिनती केवल 1 में दिखाई दे या केवल 2 में दिखाई दे, तीनों में दिखाई ना दे, उसको हमको लेना ही नहीं है मासा के लिए। ये होगी बातें, इसमें आ जाते हैं। देखिए जो हमारे पास, देखिए यहाँ पे अब वो नहीं चेक करना है लासा गुणते मासा बराबर वो वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 गिनतियाँ हैं ना, ठीक है। यहाँ पे 3 गिनतियाँ होने की वजह से नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक अलग से सूत्र होता है, उसके बारे में भी जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 17 देखिए 17 किसी से नहीं घटता है, ठीक है, 17 गुणते 1 होता है, 17 किसी से नहीं घटने वाला अभाज्य संख्या है। 23 जो है वो भी किसी से नहीं घटता है, 23 जो है वो भी किसी से नहीं घटता है, और 29 जो है वो भी किसी से नहीं घटता, वो भी अभाज्य संख्या है। और अगर आप इसके लासा की बात करेंगे तो सभी में जो दिखाई दे रही है इनके सभी को ले लेना। एक सभी में है लेकिन 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या मिला है 17 गुणते 23 गुणते
29 मिला है, इनका गुणनफल ही हमारा लासा होगा, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल हमारा लासा के बराबर होगा। तो गुणा करते हैं, ठीक है। अब गुणा करना ही पड़ेगा, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये हमने 29 लिखा, ये हमने 23 लिखा, गुणा करते हैं। इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 17 से गुणा कर लेंगे। तो वही वाला नियम, 1 गुणते 1 का नियम, पहले सीधा सीधा इनका गुणा, 9 त्रिक 27 का 7 हाथ से लगे 2, फिर तिरछा गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 9 दूनी 18 हो रहा है और 3 दूनी 6 हो रहा है। 18 2 20 6 26 का 6 हाथ से लगे 2, बाकी को हटाते हैं, ठीक है। 2 हो गया और 2 दूनी 4, 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पे इतना मिल गया। अभी 17 से गुणा करना बाकी है, तो 17 से हम गुणा करते हैं, ठीक है। 17 से गुणा करते हैं, 7 7 49 से लगे 4, 7 6 42, तो 7 दूनी 14, 17 के 7 चौक 28, 7 35 7 6 42, 42 2 42 4 46, 42 4 46 हाथ से लगे 4, 7 6 42, 42 4 46, फिर से अगर 46 मिल जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 7, 6 और 6 मिल गया है, यहाँ पे 9 मिल गया, 7 6 13, 3 हाथ से लगे 1, 6 6 12 1 13 हाथ से लगे 1 और 6 4 10 1 11, यानी कि हमारा जो लासा मिलना चाहिए था वो 11,339 ये हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, खत्म हो गया। लासा हमको प्राप्त हो चुका है इतना। मासा का अगर बात करेंगे, कुछ भी गिनती कॉमन नहीं हो रही, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसलिए मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गई बातें खत्म, वो भी खत्म हो गया। तीसरे वाले हिस्से पे आते हैं, तीसरे का तीसरा, 8 का गुणनखंड करो भैया, 8 का गुणनखंड करो। 2 से काटो, 2 चौके 8 होता है, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 1, खत्म हो गई बात। 8 बराबर क्या मिल गया, 2 की घाते 3 मिल गया, बस इतना लिखकर छोड़ दो। 9 जो दिखाई दे रहा है इसको ले लेते हैं, 3 से घटता है 3 त्रिका 9, 3 से घटता है 1, यानी 9 बराबर क्या मिल गया, 3 की घाते 2 मिल गया। 25 को लेते हैं, 25 क्या है, 5 से घटता है, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 1 5, यानी कि 25 बराबर क्या मिल गया है, वो 5 की घाते 2 मिल गया। अगर लासा की बात करेंगे तो लासा की बात करेंगे तो हमको अधिकतम मैक्सिमम घात लेनी होती है। 2 की घाते 3 है, बाकी सब जगह पे जो भी है सबसे बड़ी घात 2 की घाते 3 है, तो 2 की घाते 3 लेना है और 3 की घाते 2 लेना है और 5 की घाते 2 लेना है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इनका गुणनखंड करना है, गुणनफल करना है, याद करना है। तो 3 की घाते 2, 3 त्रिका 9, और यहाँ देखिए 5 की घात जो भी है। अच्छा एक बार फैक्ट थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, थोड़ा सा समझो बात को। हम जो 5 की घाते 2 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से हम 2 की घाते 2 लेते हैं, यानी इन दोनों को ले लेते हैं, एक छूट जा रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। भाई देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 चौके 100। 100 जब मिल रहा है, 100 जब मिल रहा है तो क्या मिल जाएगा, पीछे 2 ठू 0 मिल जाएगा, 2 ठू 0 मिल जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है 3 की घाते 2, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया आपका 1800 जो प्राप्त हुआ है, ये हो गया लासा। कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे देखिए 5 की घाते 2 दिखाई दे रहा है, 2 की घाते 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक घात छोड़ देते हैं, 2 की घात 2 ले लेते हैं। तो 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2, 5 5 25, 2 दूनी 4, 25 चौके 100, 2 ठो 0 लग गया। यहाँ पे देखिए 2 बचा था, 2 और 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 1800 क्या हो गया हमारा लासा हो गया। और अगर हम मासा की बात कर लेंगे तो मासा आप देखेंगे कि इस सभी में कोई भी गिनती ऐसी है नहीं जो सभी में कॉमन हो रही हो, तो मासा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 के अलावा और कुछ इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त होता है। तो खत्म बात, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 हम देखते हैं। कहा गया है कि मासा 306 657, यहाँ पे इसको इस प्रकार से देने का सीधा सीधा अर्थ है कि 306 और 657 का मासा जो है वो 9 है। जो हमारी संख्याएं हैं, जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हैं, 306 है और 657 है। उनका जो मासा दिया गया है वो कितना है, वो 9 है। हमें लासा ज्ञात करना है, उन्हीं संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, उन्हीं संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा होता है। लासा गुणते मासा होता है जब
दो संख्याएं दी गई, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, यानी परफेक्टली ये वर्क करेगा। तो हमारा लासा निकालना, लासा बराबर क्या होगा, मासा बटे में आ जाएगा, मासा नीचे आ जाएगा, यानी पहले संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या गुणनफल बटे मासा हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लासा है उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे मासा, क्या हो जाएगा, मासा। तो यही पे अप्लाई कर देना है, इसी को अप्लाई कर देना है और हमारा उत्तर मिल जाएगा। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 306 है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 657 है, बट्टे मासा बराबर 9 कर देंगे। और मासा जो 9 मिला है इससे दोनों गिनतियां कटेंगी, कोई भी गिनती ऐसी है नहीं जो छूट जाएगी, दोनों गिनतियां कटेंगी, लेकिन हमको काटनी एक ही गिनती है। 9 करने में 9 से काट लेते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 तरीक 27, 9 तरीक 27, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 और 6 मिलकर के 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि कितना मिल गया, इतना 34 मिल गया, 34 मिल गया। और वो 657 है, 657 और 34 का मल्टीप्लिकेशन करा देना है, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करा देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 34 गुणते 657 और हमको गुणा करना है, तो 657 गुणते 34, बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। 4 सत्ते 28, 7 चौके 28, बचा शेष 2, हासिल लगे 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, हासिल फिर से 2, 4 छंग 24, 24 2 26, पूरा लिख लिया, 3 से गुणा करेंगे, 7 तरीक 21, 3 से 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15, 2 17, 7 हासिल लगे 1, 3 छंग 18, 1 19 हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया 8, यहाँ पे मिल गया 3, और यहाँ पे 7 6 13, 3 हासिल लगे 1, 9 2 11 12 हासिल लगे 1, और ये 2 हो जाएगा। यानी कि हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 2 3 3 8, ये मिल रहा है हमारा इसका एलसीएम लासा। क्या आपको समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी पे आधारित आपने बहुत सारे प्रश्न आपने 6 7 8 में सीखे होंगे, किए होंगे, और ये प्रश्न दोबारा आ रहे हैं करने के लिए, बहुत मज़ेदार बात है, बहुत ही आसान सी बात है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो खत्म हो गया। ओके, सो दोस्तों पांचवा जो प्रश्न है उसमें केवल लिखना ही है, इस वजह से हमने प्रश्न और उत्तर दोनों लिख लिया है और आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे करके और भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। कोई भी गिनती दे दी जाएगी और कहा जाएगा उसकी पावर n क्या वो 0 पर समाप्त होगा, तो भैया उसकी हमको जांच करनी है। तो कैसे करेंगे भैया, नॉर्मली देखिए हम एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि 6 की घात आप कुछ भी रख लो, 6 की घात आप 1 रखोगे 6 मिलेगा, 6 की घात आप 2 रखोगे 6 छंग 36 मिलेगा, 6 की घात 3 रखोगे तो 6 छंग 36 छक्का 216 मिलेगा। लास्ट में आपको 6 ही प्राप्त हो रहा है हर स्थिति में, हर बार, 0 तो आपको कभी नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपको 5 की घात n दिया जा सकता है, और 2 की घात n दिया जा सकता है, 15 की घात n दिया जा सकता है, कोई भी गिनती का घात n दिया जा सकता है, और कहा जाएगा उसकी घात n के किसी भी मान के लिए क्या वो 0 पर समाप्त होगा या फिर 1 पे समाप्त होगा, मतलब 1 पे समाप्त होने के लिए ना 0 पे समाप्त होने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो उसका उत्तर क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी घात रख दे रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, वो गिनती 6 मिल रहा है, पर 0 नहीं मिल पा रहा है, 0 किसी भी स्थिति में नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे आप 100 रख के देख सकते हो, कोई भी गिनती रख के देख सकते हो, आपको 0 नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसका हल क्या होगा, कहा जाएगा यदि संख्या 6 की घाते n जो हमको संख्या दी जाएगी वही हमने लिखा 0 के साथ समाप्त होती है, यानी 0 पर समाप्त होती है, तब यह 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब देखिए कोई भी गिनती को 0 प्राप्त करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 गुणते 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 गुणते 5 होना चाहिए, उसके फैक्टर में 2 गुणते 5 होना चाहिए। अब 6 के फैक्टर में 2 है, 2 पहले से है, 6 बराबर क्या होता है 2 गुणते 3 होता है, इसमें 2 है तो 5 है क्या, 5 बिल्कुल नहीं है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे भैया इसी वजह से अगर इसमें 6 जैसे 6 के गुणनखंड में 2 हमको दिखाई दे रहा है तो हमने कह दिया कि वो 5 पे समाप्त होना चाहिए, मतलब उसके गुणनखंड में वो 5 से विभाज्य होना चाहिए या फिर उसके गुणनखंड में 5 होना चाहिए, पर वो है नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि अगर हमको 15 कह दिया जाता, ठीक है, 15 की घाते n कहा जाता, तो इस 15 के गुणनखंड में हमको क्या मिल रहा है, 3 गुणते 5 मिल रहा है, तो हमको 5 तो मिल जा रहा है पर 2 नहीं मिल रहा है। तब हम ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, तो 15 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होती है, तब यह
5 के बजाय यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या करेंगे भैया कि ये वाली गिनती 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ बात? अच्छा, ज़्यादा नहीं समझ में आ रही तो इसी को समझो पहले। 6 की घाते n शून्य पर समाप्त होती है तब यह 5 से विभाज्य होगी। ये तभी शून्य पर समाप्त होगी जब यह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। यह संभव नहीं है क्योंकि अब यह जो 5 और उसके अभाज्य गुणनखंड में स्थित है एक अभाज्य संख्या है, पर यह संभव नहीं है, यह संभव पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही आता है। यहाँ पे जो 2 और 3 देख रहे हैं, आप घात कितने भी बढ़ा दीजिए, 2 और 3 के अलावा कुछ आएगा नहीं, 2 और 3 है। और अंक गणित के मूलभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण आश्वासित करता है। यहाँ पे अंक गणित के मूलभूत प्रमेय की अद्वितीयता का गुण यानी कि किसी भी संख्या का जब गुणनखंड किया जाता है उसमें जो अंक दिखाई दे रहे हैं वही होंगे, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं वही होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। सिंपल सी बात है, यही है अद्वितीयता का गुण। ये आश्वासित करता है, आश्वासित मतलब पूरी तरीके से आपको भरोसा दिलाता है कि 6 की घाते n के अन्य गुणनखंड नहीं है। इसकी घात मतलब 2 और 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आश्वासित करता है, ये बताता है कि इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है। अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो। यही आपको हिंदी में बकायदा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बड़ी बात जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करना है। और अगर ठीक है, अब ये 15 की घाते n वाला भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, यहीं पे बता दे रहे हैं आपको क्या क्या इसमें बदलाव करना है, बाकी हूबहू यही छापना है। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। हम यहाँ पे 15 की घाते n की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे 6 की जगह पर 15 की घाते n लिख देते हैं कि अब हमारा प्रश्न बन जाएगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 15 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ पे लिखा यदि संख्या 15 की घाते n शून्य के साथ समाप्त हो गए तब यह 5 के बजाय, हम देखिए 15 में 3 × 5 = 15 होता है, यहाँ पे 5 तो पहले से है, तो 5 वहाँ पे लिखने के बजाय हम 2 लिख लेते हैं। 2 क्यों लिखा? हमने अभी आपको बताया कि कोई भी 0 प्राप्त करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? 2 × 5 की जरूरत होती है। तो 5 तो इसके पास पहले से है, 2 इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे हमने कहा कि तब यह 2 से विभाज्य होगी। अर्थात 15 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में क्या होगा भैया? 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या है। यह संभव नहीं है क्योंकि 15 की घाते n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल आपको क्या मिल जाता है? 3 मिल जाता है और क्या मिल जाता है? 5 मिल जाता है। 3 और 5 मिल जाता है। और अंक गणित के मूलभूत प्रमेय की अद्वितीयता गुण आश्वासित करता है, यानी कि आपको भरोसा दिलाता है कि 15 की घाते n के अन्य गुणनखंड नहीं है और कोई गुणनखंड नहीं है। अतः प्राकृतिक संख्या n के का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 15 की घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे पूरा काम वही करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमने बदल दिया और हर एक सवाल के लिए यही डेफिनेशन पूरी बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या ये 6 नंबर है, प्रश्न संख्या 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ पे +13 लिखा है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये भाज्य है, ऐसा आपको प्रूव करना है, व्याख्या करना है, बताना है। तो पहला वाला हिस्सा उठाते हैं, 7 × 11 × 13 पकड़ते हैं और +13 लिखते हैं, +13 लिखते हैं। और इसका फैक्टर है, मतलब इसका ये भाज्य है कि अभाज्य है। देखिए एक जो सामान्य सा तरीका है वो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। अब देखिए ये 2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, 2 भाग बटे हुए हैं। क्या आप इसमें से 13 कॉमन ले सकते हैं? भैया 13 ऐसे निकाला जा सकता है। और इन लोगों को यहाँ पे 7 × 11 × 1 हो जाएगा, 7 × 11 × 1 + 1 बच जाएगा। और यहाँ पे हमको 13 और 11 से 77 करना, 77 + 1 और 13 × यहाँ पे 78 मिल जाएगा। अब देखिए ये 2 खंडों में बटा हुआ है ना,
ठीक है। ये जो भी संख्या है ये 1 और स्वयं के अलावा 13 और 78 से भी कट रहा है, 78 2 से भी कटता है, यानी ये गिनती 2 से भी कटेगी। जब इतने गिनतियों से कट सकते हैं तो ये क्या होगा, भाज्य होगी। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। आप पहले देखो कोई भी ऐसे कोई संख्या है, ठीक है, कोई भी एक संख्या है ऐसे दिया गया है, उसके जहाँ पे प्लस लगा है वहाँ पे आगे वाला हिस्सा एक अलग भाग, पिछला हिस्सा दो अलग दूसरा भाग हो गया। क्या इन दोनों में कोई गिनती कॉमन ली जा सकती है? अगर कॉमन ली जा सकती है तो वो संख्या भाज्य है, और नहीं ली जा सकती है तो अभाज्य है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस होती है जो चेक की जा सकती है, इसे मुजमानी बिना सॉल्व किए हुए चेक की जा सकती है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, उसके बाद उसका फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद बताना है कि हाँ यहाँ पे गुणनखंड ढेर सारे, यहाँ पे 2 से अधिक संख्या, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या क्या है, अपने भाज्य। तो आओ हल करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कराना है तो गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे 13 7 91 होता है क्या, 13 39 13 54 13 91 होता है। तो हमको 13 7 91 मिल गया है, और गुणा करेंगे अगर 11 से, तो 11 से गुणा करना आसान काम है। 11 कम 11 के एक हाथ से लेके 1, 11 9 99 100 हो गया भैया, इतना मिल गया। प्लस हमको यहाँ पे 13 कर लेना है, जोड़ देंगे 3 और 1 मिलकर के 4 हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 और ये 1 हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। 1014 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1014 का क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, 2 से काट सकता है, 2 पंचे 10, 0 2 7 14, यहाँ पे 0 लग जाएगा बीच में, भाई 0 लग जाएगा। क्यों, कई बार आप गलती कर सकते हो, यहाँ पे 2 पंचे 10 कर दिया, ये 2 7 14 हो तो रहा है सर, सही तो है। लेकिन जब पहली गिनती लेते हैं और उसके बाद दूसरी गिनती लेनी पड़ती है तो बीच में एक ही 0 लगाना पड़ता है, ये बात होती है। ठीक है, 7 5 12, ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना 2, 2 और 0 मिलकर के हो गया 20, 3 5 15, 3 6 18, कितना बचा, फिर से 2 बचा, 2 और 7 मिलकर 27, 3 9 27, 3 9 27 हो गया। अब ये गिनती किससे कटेगा, 13 कट जाएगा, 13 तरह में 169 होता है, ये 13 तरह में 169 होता है, 13 से भी कट गया 1, 13 तरह में 169 होता है, ये हमको याद था इस वजह से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे यही संख्या हमको क्या मिली है, 2 गुणते 3 गुणते 13 गुणते 13। अब यहाँ पे देखेंगे जब हमने तभी किया था तब पर भी 13 गुणनफल के रूप में आ रहा था, अभी भी आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमको लिख देना है चूंकि संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं अतः यह संख्या भाज्य है। ठीक है, ऐसा काम हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, दूसरे वाले हिस्से पे आ जाते हैं, उसको हल करते हैं। इसका तो आपने स्टेटमेंट आपको लिख लेना है कि 2 से अधिक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला वाला लेते हैं। 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 हो रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कैसे कराएंगे, 5 दूनी 10 कर लेते हैं, ये हो गया 10 और यहाँ पे 4 3 12 और 6 7 42, 12 और 42 का गुणा कर देते हैं, 6 7 42 हो रहा है और 4 3 12 हो रहा है, और यहाँ पे 5 दूनी जो 10 किया है वो 0 पीछे लग जाएगा, तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 चौका 48, 49 50, इतना हो गया। ये 5 दूनी 10 से एक ही 0 आ गया। ठीक है, ऐसा अगर आप ना कर पाए, ना समझ पाए, ठीक है, तो आप 6 7 42 42 पंजे, फिर चौके, फिर तिक्के, फिर दुक्के, फिर एक एक करते चले जाएं, आपको मिल जाएगा। बाकी आपको तरीका समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ये चीज़ें जो है कोई बताया नहीं हमें, हमने जब हमको गुणा करने को मिला तो हमने खुद ही सोचा कि यार कहाँ से किया जाए कि आसान हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाता है, 4 3 12 हो जाता है, 6 7 42 हो जाता है। एक को लिखने का कोई जरूरत नहीं, एक से गुणा करने पर वही गिनती मिलेगी। 6 7 42 और 4 3 12 का गुणा कर दिए, 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2, 12 चौका 48, 48 के बाद 49 50, यहाँ पे 504 आ रहा था, और ये 5 दूनी जो 10 हो रहा है, 10 का एक ही 0 बढ़ जाता है। ठीक है, गुणा करके 0 बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे इन सभी गिनतियों का जो मल्टीप्लिकेशन हो गया वो 5040 मिल गया। क्या मिल गया है, 5040 प्राप्त हो जा रहा है, और प्लस 5 तभी बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5045। अब इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है कि नहीं, 50 45, अब इकाई के स्थान पे आपको 5 दिखाई दे रहा है, इकाई के स्थान में क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, गिनती 5 से कटेगी, 5 से काट देंगे, 5 का 5 5 0 में 0। अब देखिए फिर 4 आ रहा है, 4 नहीं कट रहा है, दोनों गिनतियाँ लेनी पड़ रही है, तो इसीलिए बीच में 0 लगाएंगे पहले। तो 5 9 45, इतना खुश हो गया। अब ये गिनती क्या किससे कटेगी, अब ये किससे कटेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है भाई। ये 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, तो फिर किससे कट जाएगी,
और ये अब किसी से नहीं कटेगी, और ये अब किसी से नहीं कटेगी। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो क्या जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 5 गुणते 1009। 5000 1009 1009 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसे पता चलेगा कि यह अभाज्य है कि नहीं अभाज्य है, कैसे पता चलेगा, किस गिनती तक भाग करते जाएं तब जाके हमें पता चल जाएगा कि ये गिनती अभाज्य है। तो इसका एक सिंपल सा मेथड बताया जाता है, तरीका बताया जाता है कि कोई भी संख्या वो अभाज्य है, भाज्य है कि अभाज्य है, ये चेक करने के लिए हमें इसके वर्गमूल के नियर अबाउट संख्या तक की अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। अगर उससे ये कट जाएगा तब ये किसी से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, 1000 के करीब है, ये 1000 से ज़्यादा ही है। तो 1000 जब है, 1000 का वर्गमूल नियर अबाउट किसके जाएगा, 24 में कितना, 12 में 144 होता है, और 50 20 में 400, 20 में 400 तक 25 में 625 होता है। अभी तक 625 ही तक पहुंच पाए हैं। 25 यानी कि 30 ये 900, 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 900 तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 35 तक, मान लेते हैं 35 और 35 का गुणा कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 35 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे आप इनको ट्राई कर लीजिए, काट लीजिए। अगर 35 तक की संख्याओं से ये कट जाता है तो ये गिनती भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 3 और 5 7 और हो गया 11 13 17। 17 के बाद क्या आ जाता है, 23 आ जाता है, और फिर 29 आ जाता है, फिर 31 आ जाता है, और फिर बस हो गया। इतनी संख्याओं से हम ट्राई कर लेंगे भाग करके। अगर ये कट जाता है तो भाज्य है, नहीं तो अभाज्य है, मतलब और किसी से नहीं कटेगा। कौन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरी संख्या का मान तो इतना मिला है, और ये क्या है, एक भाज्य संख्या। यहाँ पे 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड हो रहे हैं, एक और स्वयं के अलावा ये 5 और 1009 से कटता है, अतः यह भाज्य संख्या है। ऐसा हम लास्ट में लिख देंगे कंक्लूजन के साथ में। 7वां और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, कितना लग रहा है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। मान लीजिए भैया यहाँ पे दोनों लोग खड़े हैं, ये भी इधर की ओर जा रहे हैं, ये भी इधर की ओर जा रहे हैं, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, चलते हैं। और मान लीजिए देखिए बात ये होती है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा पाती है, 18 मिनट में यहाँ पे पहुँच पाती है, और रवि 12 मिनट में पहुँच जाता है। तो रवि तेज चल रहा है ना, तभी तो 12 मिनट में जल्दी से पहुँच जा रहा है। अब रवि अगर यहाँ तक पहुँच जा रहा है वापस, तो सोनिया क्या होगी, थोड़ा सा पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसे 18 मिनट लग रहे हैं, वो थोड़ी सी पीछे होगी। अब जाके पहुँचेगी, जब ये पहुँचेगी तो रवि आगे निकल गया होगा। और रवि जब दूसरा चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचा होगा तो सोनिया और पीछे रह गई होगी, थोड़ी सी और पीछे रह गई होगी। ऐसे ही पीछे करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि वापस, यानी सोनिया यहीं पे पहुंची रहेगी, रवि पूरे चक्कर लगा के घूम के पहुंच आएगा, यानी दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति होती है चक्कर लगाने वाली, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस सिंपली इसका एलसीएम निकाल देना होता है, ठीक है, लासा निकाल देना होता है और उत्तर प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो भैया हमको 18 का और 12 का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पे 18 और 12 को लिख लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 किससे करता है भैया, 18 करता है 2 से, 2 9 18, 3 से काट दिया 3 मिल गया, 3 से काट दिया 1 मिल गया। तो 18 बराबर 2 गुणते 3 गुणते 3 प्राप्त हो जाएगा। और 12 बराबर क्या होता है, 12 बराबर देखेंगे 2 छंग 12 होता है, 2 से काटेंगे, 2 3 6 होता है, 3 से काट देंगे 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, 2 गुणते 3 मिल गया। इसको थोड़ा सा घात के रूप में बदल देते हैं, 2 गुणते 3 की घाते 2, और यहाँ पे 2 की घाते 2 गुणते 3 इतना मिल गया। अब हमको इसका लासा निकालना है। क्या है, लासा निकालना है। लासा निकालना होता है तो अधिकतम घात लेते हैं, मैक्सिमम घात लेते हैं। 2 की घाते 1 दिखा दिया, 2 की घाते 2 दिखा दिया। बड़ी घात क्या है, 2 है, तो 2 की घाते हम 2 ले लेते हैं, गुणते
3 की घाते 1 दिखाई दे रहा है, 3 की घाते 2 दिखाई दे रहा है, बड़ी घात क्या है, 3 की घाते 2 है, तो 3 की घाते 2 ले रहे हैं यहाँ पे। 2 की घाते 2 बराबर 2 2 नहीं है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 की घाते 2 बराबर 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 चौके कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। और यह 36 क्या है 36 मिनट है भैया। 36 मिनट बाद वो वापस एक ही स्थान पर जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे वापस पहुँच जाएंगे और वो दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर, और आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही चक्कर लगाने वाला काम होता है। ऐसे घड़ियाँ जब होती हैं, घड़ियाँ आपसे घड़ियों के बारे में एक सवाल आ जाएगा, जैसे कि 4-5 घड़ियाँ दे दी हैं, कहा जाएगा एक ही 2 सेकंड बाद बजती है, कि 4 सेकंड बाद बजती है, कि 6 सेकंड बाद बजती है, कि 8 सेकंड बाद बजती हैं, दोनों अभी एक साथ बजी हैं, तो कितने समय बाद फिर से अगेन एक साथ बजेंगी। ठीक है, एक साथ बजेंगी। तो ऐसी स्थिति में इन सभी का लासा निकाल लेना, बहुत सिंपल सा काम है, लासा निकाल लेना और कुछ नहीं करना। जितना भी मिल जाएगा लासा वही सेकंड उत्तर हो जाएगा। इतने सेकंड बाद वो वापस एक साथ फिर से बजेंगे। ठीक है, चक्कर लगाने वाला अगर 3 लोग होते तो तीनों लोगों को लासा निकाल लेना होता। तो यही रहा इस प्रश्न का उत्तर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये घड़ियाँ जो बजने वाला समय है, जब अरिहंत की किताब से हम प्रश्नावली को हल कराएंगे तो आपको वहाँ से फिर से ये मिलेगा, और अरिहंत की किताब से जो प्रश्नावली है वो भी हम हल करवाएंगे, और इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। पहले एनसीईआरटी के पूरे तरीके से ख़त्म कर लेते हैं बातों को, फिर अरिहंत वाला हम शुरू करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।